हेलो क्लास, माई सेल्फ रवि चौधरी, फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस। देखो लास्ट वाली क्लास थी, उसमें हमने प्रेसिडेंट के जनरल पावर्स में फर्स्ट वाला पावर क्लियर कर लिया था। देखो आज है जनरल पावर्स में सेकंड वाला पावर, पावर ऑफ गवर्नेंस। देखो फर्स्ट पावर क्या था, वो था अपॉइंटमेंट का। जो प्रेसिडेंट है उसके पास कुछ स्पेशल पावर्स हैं, कुछ ऑफिसर्स हैं जिनको अपॉइंट करता कौन है, प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है। वो सारे के सारे हमने देखे थे, उसमें हमने स्टडी किया था कि जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव होती है वो पूरी की पूरी एग्जीक्यूटिव किसके अंडर वर्क करती है, प्रेसिडेंट के अंडर, है ना। और जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव है उसमें पीएम कैबिनेट वगैरह होते हैं, उन सबको कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। देखो उसके आगे की स्टडी आज हम करेंगे। पावर ऑफ गवर्नेंस, देखो जनरल पावर्स में सेकेंड वाला पावर क्या है, पावर्स ऑफ गवर्नेंस। देखो पावर ऑफ गवर्नेंस क्या होता है, रूल करना, गवर्न करना, लोगों को कंट्रोल करना। मीनिंग क्या है गवर्नेंस की, गवर्न करना, है ना, रूल करना, उनके ऊपर कंट्रोल रखना, उनको वर्क प्रोसेस कैसे करना है उसको डिफाइन करना। तो देखो ये गवर्नेंस से रिलेटेड रूल्स प्रेसिडेंट भी बनाता है क्या, तो देखो बनाता है। क्या बनाता है प्रेसिडेंट, कौन से रूल बनाता है। देखो ये जो राज्यसभा होती है और जो लोकसभा होती है, इसके जो ऑफिसर्स होते हैं, कौन से ऑफिसर्स, इसके जो ऑफिसर्स होते हैं, कौन से ऑफिसर्स, वो ऑफिसर्स, इनको आप वर्कर्स भी बोल सकते हो। देखो मेंबर्स की बात नहीं हो रही है, लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स की बात नहीं हो रही है, जो उसमें वर्क करते हैं, टाइपिंग करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं, वो वर्कर्स, उनसे रिलेटेड रूल अगर किसी को बनाने होते हैं तो वो कौन बनाता है, प्रेसिडेंट ही बनाता है। तो देखो प्रेसिडेंट का सेकंड वाला जनरल पावर्स में सेकंड वाला पावर क्या है, पावर ऑफ गवर्नेंस। देखो राज्यसभा और लोकसभा के जितने भी ऑफिसर्स होते हैं, मेंबर्स की बात नहीं चल रही है ना, कंफ्यूज नहीं होना है, मेंबर्स नहीं है इसमें काउंट, ये ऑफिसर्स की बात है। ऑफिसर्स कौन कौन से, देखो लोकसभा और राज्यसभा में जितनी भी बातें बोली जाती है, रूल्स बनाए जाते हैं, तो होता क्या है, उनको लिखा जाता है, रिटन प्रूफ रखा जाता है उनका। तो जो लिखने वाले होते हैं, टाइपिस्ट होते हैं, इसके अलावा जो उनको अलग अलग लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने वाले वर्कर्स होते हैं, वो सारे के सारे उनसे रिलेटेड वर्क कौन करता है, उनसे रिलेटेड रूल कौन बनाता है, प्रेसिडेंट बनाता है। ठीक है, अब इसके अलावा देखो सीएजी हमने पढ़ा था, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, पढ़ा था हमने, आर्टिकल 148 से लेके 151 तक। तो इस सीएजी से रिलेटेड वर्क, देखो एक बात आप ध्यान रखना हमेशा, सीएजी है ना, कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल, वो सीधा डायरेक्ट किसको रिपोर्ट करता है, रिपोर्ट प्रपोज करता है लोकसभा में, लेकिन वो रिपोर्ट हमेशा देखा जाए तो किसके नाम से प्रपोज होती है, वो प्रेसिडेंट को एड्रेस करता है ना। जैसे अपन लेटर लिखते हैं तो लेटर किसी को एड्रेस करके लिखते हैं ना, वो रिपोर्ट हमेशा प्रेसिडेंट को एड्रेस करके प्रेसिडेंट के नाम पे लिखी जाती है। तो ये सीएजी ना, इसको सीधा कंट्रोल करता है प्रेसिडेंट। ध्यान रखना सीएजी है ना, ये इकलौता ऐसा पर्सन जो सीधा प्रेसिडेंट के अंडर वर्क करता है, उसको एड्रेस करके अपनी रिपोर्ट देता है सीएजी, और उसकी रिपोर्ट वो प्रपोज कहाँ करता है, लोकसभा में। ठीक है, अब देखो इसके अलावा जनरल पावर्स में हम जो गवर्नेंस से रिलेटेड पावर्स पढ़ रहे हैं, उनमें एक होता है जजेस। देखो जजेस होते हैं ना, कौन से, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के। तो इनसे रिलेटेड रूल बनाना किसका वर्क, देखो कॉन्स्टिट्यूशन में जो लाइनें लिखी हुई है, जो भी कुछ डिफाइन किया हुआ है, वो तो सारा का सारा वर्क कौन करता है, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके उसमें चेंज होता है। लेकिन देखो इनकी वर्किंग से रिलेटेड जो जनरल रूल होते हैं, कौन सा केस कहाँ कौन सी बेंच में लिस्ट किया जाएगा, कौन सा जज उसके ऊपर हियरिंग करेगा, वो रिलेटेड अगर कोई कॉमन रूल बनाना होता है वो बनाता है प्रेसिडेंट। ठीक है, तो क्या क्या हो गया, इसके ऑफिसर्स किसके, लोकसभा और राज्यसभा के। ऑफिसर से रिलेटेड रूल कौन बना रहा है, जनरल रूल्स की बात हो रही है ना। देखो गवर्नेंस की मीनिंग मैंने बताई क्या, रूल मेकिंग, है ना, कंट्रोल करने के लिए जो जनरल रूल होते हैं, कॉमन रूल डेली यूज के लिए जो भी वर्किंग होती है, उसकी बात हो रही है। तो देखो
दोनों हाउस के जो ऑफिसर्स होते हैं, वर्कर्स होते हैं, उनसे रिलेटेड रूल बनाएगा कौन? प्रेसिडेंट। इसके बाद में सीएजी, इससे देखो सीएजी की वर्किंग से रिलेटेड जितने भी रूल होते हैं कौन बनाता है? प्रेसिडेंट ही बनाता है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से रिलेटेड वर्क अगर किसी को कॉमन रूल बनाने हो तो कौन बनाता है? प्रेसिडेंट ही बनाता है। अब देखो इसके बाद आती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। देखो कैबिनेट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर दोनों की मीनिंग अलग अलग नहीं होती, एक ही होती है ना। आप देखो ध्यान देना, इसके बाद में कौन आता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। देखो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, देखो एक जो बात बार बार आती है, वर्ड आता है कैबिनेट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। देखो जितने भी मिनिस्टर होते हैं, हमने पढ़ा था मिनिस्टर्स, कितने टाइप के? 3 टाइप के। तो देखो ये जो तीनों टाइप हैं उसमें कैबिनेट है ना, कौन कौन से? कैबिनेट और उसके जो सबऑर्डिनेट, ये जो मिनिस्टर्स होते हैं ना, तो अगर ये कैबिनेट मिनिस्टर्स तो वो होते हैं जो मोस्ट पावरफुल मिनिस्टर होते हैं, हमने पढ़ा था ये चीज़ पहले भी। अब अगर ये जो तीनों टाइप हैं मिनिस्टर्स की, इन तीनों को मिला के क्या कहा जाता है, क्या नाम दिया गया है, क्या एड्रेस करते हैं इनको? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। जितने भी मिनिस्टर्स हैं उन सबको अगर हम एक ग्रुप में रखना चाहें, एक क्लास, उनको क्लासिफाइड करके एक क्लास बनाना चाहे तो उसको क्या नाम देंगे? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है। और अगर इनमें से जो मोस्ट पावरफुल हेड ऑफ एवरी ब्यूरोक्रेट वो कौन होते हैं? जो सारे ऑफिसर्स के ऊपर वर्क करते हैं, जो सबऑर्डिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, जिनके अंडर वर्क करते हैं, वो होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर। तो देखो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, इससे रिलेटेड, वर्किंग से रिलेटेड अगर कोई रूल बनाना होगा तो कौन बनाएगा? प्रेसिडेंट बनाएगा। ठीक है। पावर ऑफ गवर्नेंस, कंफ्यूज नहीं होना, गवर्नेंस क्या होती है? गवर्नेंस मैंने अभी भी बताया। पावर ऑफ गवर्नेंस, गवर्नेंस की मीनिंग होती है डेली वर्किंग से रिलेटेड, है ना, जितने भी जनरल वर्किंग से रिलेटेड रूल्स होते हैं वो सारे के सारे कौन बनाता है? प्रेसिडेंट। ठीक है। इसके बाद देखो प्रेसिडेंट के पावर्स थोड़े ध्यान से पढ़ने हैं, क्योंकि इसके पावर्स, और जब हम सीएम और पीएम के पावर्स पढ़ेंगे, उनकी स्टडी करेंगे, तो उनमें क्या होगा? कॉमन मिलते जुलते हैं। अब देखो थर्ड वाला पावर है पावर इन फॉरेन अफेयर्स। क्या है? पावर इन फॉरेन अफेयर्स। देखो फॉरेन अफेयर्स क्या होते हैं? अब इन फॉरेन को आप, फॉरेन अफेयर्स होते क्या है समझ लो। इंडिया के बाहर की जितनी भी कंट्री है उन सब कंट्रीज को क्या नाम दे देते हैं हम? फॉरेन कंट्रीज नाम देते हैं। तो देखो उन फॉरेन कंट्रीज से रिलेटेड भी क्या पावर्स होते हैं क्या प्रेसिडेंट के पास? तो देखो जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बेसिक स्टडी की थी तब हमने ध्यान से पढ़ा था क्या, कि जो एम्बेसडर्स होते हैं, है ना, जिनको हिंदी में हम राजदूत कहते हैं, जो एम्बेसी होती है इंडिया की, उस एम्बेसी को कंट्रोल कौन करता है? वो किसको रिपोर्ट करती है ना? तो वो सीधा रिपोर्ट किसको करती है? प्रेसिडेंट को करती है। देखो ध्यान दो, ये क्या होती है? देखो एम्बेसी होती है, हर कंट्री, मान लेते हैं इंडिया, तो हर कंट्री अपना एक एजेंट दूसरी कंट्री में रखती है। उस एजेंट का वर्क क्या होता है? मान लेते हैं कोई इंडिया का एक पर्सन है, एक्स मान लेते हैं, उसका नाम है, वो कहाँ चला गया? यूएसए में। तो यूएसए में जाने के बाद, तो ये तो देखो फॉरेन कंट्री है, तो उस पर्सन, उसका वीजा पासपोर्ट चेक करना, उसके जाने और आने के बीच में अगर उसका कोई फंडामेंटल राइट वोलेट नहीं हो, मतलब टोटल देखा जाए तो उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन रखना, ये किसका वर्क है? एम्बेसी का। मान लेते हैं ये पर्सन एक क्रिमिनल है ना, और ये यूएसए चला गया है ना, इंडिया, इसको पता है कि अगर मैं इंडिया में रहूँगा तो पुलिस वाले पकड़ेंगे मुझे, तो वो ये क्या करता है? यूएसए भाग जाता है। तो इस पर्सन से रिलेटेड रिकॉर्ड रखना, कौन गया है ना, और फॉरेन
अफेयर्स इसी को बोलते हैं ना, जो फॉरेन कंट्रीज होती है ना, उनसे रिलेटेड जो जितने भी घटनाक्रम होता है, जितने भी इंसिडेंट होते हैं, उन्हीं को फॉरेन अफेयर्स बोलते हैं। ठीक है, ये पर्सन है ना, अब ये तो देखो बात आ गई पर्सन की, तो ये एम्बेसी के अंडर आता है ना, जो हर कंट्री दूसरी कंट्री में अपनी एक ऑफिस रखती है और उस ऑफिस में क्या करती है, एक एजेंट रखती है। देखो अब इस एम्बेसी में वर्क करने वाले को बोलते हैं एम्बेसडर्स। ये क्या होते हैं, एजेंट होते हैं किसके, उस कंट्री के। मान लेते हैं इंडिया की एम्बेसी, ये एम्बेसी है यूएसए में, किसकी है, इंडिया की है। ठीक है, एम्बेसी इंडिया की है, कौन सी कंट्री में है, यूएसए में। तो इसमें काम, ऑफिस का नाम तो क्या होगा, उस जगह का नाम रख देंगे एम्बेसी, है ना। उसमें जो हेड होता है उसको बोलते हैं एम्बेसडर्स, है ना, वर्क करने वाले ऑफिसर्स को। एम्बेसडर की मीनिंग होती है एजेंट, है ना, कंफ्यूज नहीं होना कभी भी। ठीक है, अब एक बात मान लेते हैं, ठीक है, ऐसा मानते हैं कि दो कंट्री है, एक है इंडिया और एक है यूएसए, है ना। इन दोनों के बीच में कोई एग्रीमेंट होना है। ये दोनों कंट्री क्या चाहती है कि हम कोई एग्रीमेंट करना चाहते हैं किसी भी, अब किसी भी फैक्टर को, किसी भी टॉपिक को ले लो, जैसे मान लेते हैं कि ये लोग डिफेंस से रिलेटेड, ऐसा मान लेते हैं जैसे कोई गन है ना, इंडिया उसको इंपोर्ट करना चाहती है, वो कहाँ बनती है, यहाँ बनती है ना। अब इस कंट्री से इंपोर्ट करना है उसको, कौन करना चाहता है, इंडिया। तो इस कंट्री से बात करनी है ना, उस कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड वो वर्क कौन करेगा, वो करेंगे ये लोग, है ना। ये लोग यहाँ बीच में आ जाएंगे। ठीक है, एम्बेसडर्स बीच में आएंगे, इनको मीडिएटर बोल सकते हैं। तो देखो इनका वर्क क्या होता है, इनका वर्क यही है, दूसरी कंट्री से एक कंट्री के बीच में जितने भी प्रॉपर वर्किंग होती है, डॉक्यूमेंट जितने भी एक्सचेंज होते हैं, उनसे रिलेटेड सारे वर्क यही करते हैं। और जो जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, है ना, वो सारे के सारे कौन करता है, ये एम्बेसडर करेगा, है ना। लेकिन अब यहाँ बात आती है प्रेसिडेंट की पावर्स। तो प्रेसिडेंट के पढ़ रहे थे, बीच में एम्बेसडर कहाँ से आ गया। तो देखो इस एम्बेसडर को अपॉइंट कौन करता है, कौन करता है, इसको अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट। ठीक है, अपॉइंट कौन करेगा, प्रेसिडेंट। क्लियर है ये चीज। इस पर्सन को, एम्बेसडर को अपॉइंट प्रेसिडेंट ने किया है, तो ये वर्क भी किसके अंडर करेगा, प्रेसिडेंट के अंडर वर्क करेगा। ठीक है ना। और ये अपनी रिपोर्ट भी देगा, तो किसको देगा, प्रेसिडेंट को। अब देखो इस एजेंट की वर्किंग में एक कंडीशन होती है, ये वर्क तो खुद करता है सारे, लेकिन ये नाम किसका होता है, नाम होता है प्रेसिडेंट का। जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, है ना, ट्रीटीज होती है दो कंट्रीज के बीच में, तो उनको करवाने का, उनसे रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट हो गए, जितनी भी बातें होती हैं, वो सारी की सारी डिसाइड करने का काम कौन करते हैं। देखो इंडिया और यूएसए, तो यूएसए का ऐसा मान लेते हैं, यूएसए का प्रेसिडेंट और इंडिया का प्रेसिडेंट दोनों कोई कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं। तो क्या ये पॉसिबल है क्या कि हर छोटी छोटी बात के लिए दोनों के दोनों प्रेसिडेंट मिले और बात करें, है ना। और वो तो बहुत लंबी प्रोसेस हो जाएगी। इसलिए ये कंट्री भी अपना एम्बेसडर भेजेगी और ये कंट्री भी अपना एम्बेसडर भेजेगी, है ना। और वो एम्बेसडर डिसाइड करेंगे क्या करना है उस कॉन्ट्रैक्ट में। ठीक है, अब अपॉइंट कौन करता है एम्बेसडर को, प्रेसिडेंट। ठीक है, अपॉइंट प्रेसिडेंट करता है। तो देखो एक बात ध्यान रखना, अगर किसी ऑफिसर को, कॉन्स्टिट्यूशन हम जब भी पढ़े ये हमें ध्यान रखना है, अगर किसी ऑफिसर को, अगर वो ऑफिसर अपॉइंटेड है, तो उसे जो अपॉइंट करता है हटाने का पावर भी उसी के पास होता है। तो एम्बेसडर को हटाएगा कौन, अपॉइंट किसने किया, प्रेसिडेंट ने, तो हटाने का पावर भी प्रेसिडेंट का। दूसरी बात, एजेंट है ना। मीनिंग ये है, अगर ये किसी मीटिंग में जाता है एम्बेसडर, तो इसकी मीनिंग होती है कि ये इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। किसकी जगह बैठा है ये, किसने भेजा है इसे, इंडिया के प्रेसिडेंट ने। तो ये जो वर्क करता है उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी,
प्रेसिडेंट की। नाम किसका होता है? प्रेसिडेंट का, है ना। जब वो एक्ट, वो जो भी कॉन्ट्रैक्ट है वो फाइनल होता है, उसके बाद वो दोनों प्रेसिडेंट मिलते हैं, है ना, और उसके बाद में उनके ऊपर सिग्नेचर होते हैं। ठीक है, देखो इसके बाद बात आती है किसकी? इंडिया का जो प्रेसिडेंट है उसको एक स्पेशल पावर दिया हुआ है ना, उसी की बात करते हैं। मिलिट्री पावर्स, है ना, आर्मी, है ना, इससे रिलेटेड जितने की आर्मी से रिलेटेड पावर्स। ठीक है, देखो आर्मी से रिलेटेड पावर किसके पास? प्रेसिडेंट के पास क्या होते हैं? तो देखो ध्यान रखना, अपने कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 52 है, हमने पढ़ा था ना, 52 से लेके 62 तक कौन है? प्रेसिडेंट। देखो इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रपति। देखो इसको एक नाम और दिया गया है, फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडिया। ठीक है ना, और इनकी जो वाइफ होती है उन्हीं को फर्स्ट लेडी ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। तो देखो बात ये है, इसमें समझने वाली बात क्या है? आर्टिकल 52 क्या कहता है कि इंडिया के लिए एक प्रेसिडेंट होगा। आर्टिकल 53 क्या कहता है कि सारी की सारे पावर्स किस में होल्ड वेस्टेड होंगे? कौन होल्ड करेगा? प्रेसिडेंट होल्ड करेगा। प्रेसिडेंट क्या करेगा? सारे पावर्स। अब देखो उनमें से एक बात आती है आर्मी के रूल्स, है ना, और आर्मी से रिलेटेड पावर्स। तो देखो इंडिया की कितनी टाइप की आर्मी है? मोस्ट, अगर 3 क्लास में देखा जाए तो 3 टाइप की आर्मी होती है ना, बताया आपको। अब उस आर्मी से रिलेटेड पावर, तो देखो सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडिया कौन है? आर्टिकल 33। कौन सा आर्टिकल? 33। अच्छा देखो आर्टिकल 33 है ना, इसमें क्या बताया हुआ है? आर्टिकल 33 इसमें क्या, ये क्या कहता है आर्टिकल? सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडिया ऑफ इंडियन आर्मी। ये कौन होगा? सुप्रीम कमांडर आर्मी का, इंडिया की तीनों आर्मी का सुप्रीम कमांडर। देखो इसको सुप्रीम कमांडर को आप, है ना, कंफ्यूज नहीं होना, इसमें सुप्रीम कमांडर की मीनिंग है हेड, है ना। तो कौन होगा? प्रेसिडेंट होगा। देखो सुप्रीम कमांडर कौन? प्रेसिडेंट, है ना। इधर किसका लो? सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडिया, है ना। कौन होगा? सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन आर्मी। आर्मी का सुप्रीम कमांडर कौन होगा? आर्मी के जितने भी पावर्स हैं उनको कंट्रोल कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेगा। क्लियर है? देखो एक तो कॉन्स्टिट्यूशन में इसमें आर्टिकल कभी भी भूलने नहीं है ना। प्रेसिडेंट 52 से लेके 62 तक, है ना। फिर इसके बाद में वाइस प्रेसिडेंट आ जाएगा 63 से लेके 69 तक, है ना। उसके बाद में 70, 71 और 72, इनमें फिर से प्रेसिडेंट से रिलेटेड कुछ बातें दी हुई है। जब हम प्रेसिडेंट की अलग से पावर, जो मिसलेनियस पावर्स है ना, वो पढ़ेंगे, तब देखेंगे कि इन तीनों आर्टिकल में क्या दिया हुआ है। देखो जब भी प्रेसिडेंट पढ़ना है हमें ये आर्टिकल अपने माइंड में रखनी है। 52 से लेके 62 तक कौन है, किसके बारे में डेफिनेशन दी हुई है? प्रेसिडेंट के बारे में। अब देखो इसके अलावा आर्टिकल 33 क्या कहता है? क्वेश्चन ये है, हु इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडिया? इंडियन आर्मी। तो इंडियन आर्मी का सुप्रीम कमांडर किसको बताया हुआ है? प्रेसिडेंट को। अब इस लाइन की मीनिंग क्या है? इस लाइन की मीनिंग ये है कि इंडियन आर्मी से रिलेटेड जितने भी रूल्स है वो कौन बनाएगा? प्रेसिडेंट बनाएगा। ठीक है ना। और इंडियन आर्मी से रिलेटेड रूल्स बना रहा है, मीनिंग क्या है? वो जो जितने भी पावर्स हैं उन पावर्स को यूज कौन कर रहा है? प्रेसिडेंट कर रहा है। देखो कंफ्यूज मत होना, बात ये है, ये सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। प्रेसिडेंट अपनी मनमर्जी से ऐसा कोई भी वर्क नहीं करता, कोई भी रूल नहीं बनाता। रूल बनाता कौन है? हमने देखा था सेंट्रल एग्जीक्यूटिव है, कैबिनेट,
प्राइम मिनिस्टर वही रूल बनाते हैं, लेकिन वो रूल बनते किसके नाम से हैं? प्रेसिडेंट के नाम से। अब दूसरी बात सुन लो, वॉर है ना और पीस, झगड़ा होता है और शांति होती है, इन दोनों का अनाउंसमेंट कौन करता है? हमेशा प्रेसिडेंट करता है ना? कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है, ध्यान रखना है, भूलना नहीं है। अगर इंडियन गवर्नमेंट ये कहती है कि हमारी किसी कंट्री से लड़ाई हो गई है, बैटल स्टार्ट हो गया है, तो उस बात का जो प्रपोजल होता है उसके ऊपर सिग्नेचर कौन करता है? प्रेसिडेंट। देखो वो बैटल चल रही है, उस बैटल को रोकने का कि अब हम क्या चाहते हैं? पीस चाहते हैं, तो उस पीस के लिए जो प्रपोजल आएगा उसके ऊपर सिग्नेचर किसके होंगे? प्रेसिडेंट के। क्लियर है ये चीज? देखो इसके बाद दोबारा से रिपीट करता हूं, मिलिट्री पावर्स है ना, जनरल पावर्स पढ़ रहे हैं जो प्रेसिडेंट के पास, इंडिया के पास है, उनमें से 4th नंबर का क्या है? आर्मी से रिलेटेड, मिलिट्री से रिलेटेड पावर्स हैं, वो कौन यूज करेगा? सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडिया कौन होगा? प्रेसिडेंट होगा, ठीक है। पावर्स इसके पास है, रूल्स इसके पास है, प्लस अगर डिक्लेयर करना है, वॉर सिचुएशन है, किसी कंट्री से झगड़ा हो गया है, लड़ाई हो गई है, तो डिक्लेयर कौन करेगा? प्रेसिडेंट। अब उसको रोकने के लिए कुछ डिक्लेरेशन करनी है कि वॉर खत्म हो गया, तो वो कौन डिक्लेयर करेगा? वो भी करेगा प्रेसिडेंट, ठीक है। देखो इसके बाद आते हैं लेजिस्लेटिव पावर्स। वैसे देखा जाए तो लेजिस्लेटिव पावर्स हम पहले भी जो लोकसभा और राज्यसभा के पावर्स हैं वो पढ़ चुके हैं, लेजिस्लेटिव पावर्स। अब देखो इसमें कुछ अलग ही बाकी के मिसलेनियस पावर्स भी बोल सकते हो भी। ये क्या है? क्योंकि जितने भी पावर्स हैं वर्किंग वो हमने पढ़ा था कि लोकसभा है ना और राज्यसभा ये दोनों मिलकर रूल बनाती है, सिग्नेचर कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है ना। लॉ मेकिंग सारा इनका ही काम है, ठीक है। अब देखो बात इसमें आती है, क्या प्रेसिडेंट अब अलग कौन से पावर बच गए? तो देखो लोकसभा और राज्यसभा की जॉइंट मीटिंग होती है, कौन सी होती है? जॉइंट मीटिंग। देखो ये आर्टिकल 108 में है, कौन से आर्टिकल में है ना? आर्टिकल याद नहीं रखना। जॉइंट मीटिंग, देखो आपको पता है दोनों अलग अलग हाउस है, क्या एक जगह बैठेंगे? क्या उनकी तो मीटिंग अलग अलग होगी, लेकिन इन दोनों की मीटिंग एक जगह होती है ना। स्पेशल सिचुएशन होती है ना, उसको क्या कहते हैं? जॉइंट मीटिंग। आर्टिकल 108 में दिया हुआ है, ठीक है। तो ये जो जॉइंट मीटिंग होती है ना, किसकी बात कर रहे हैं? जॉइंट मीटिंग। तो इस जॉइंट मीटिंग को बुलाने के लिए, इस मीटिंग को कि उस दिन ये मीटिंग होगी, इस बात का नोटिस कौन देता है? प्रेसिडेंट देता है, ठीक है। इस मीटिंग से रिलेटेड रूल्स कौन बनाएगा? क्योंकि ये मीटिंग बुलाई किसने है? प्रेसिडेंट ने। तो अब उसमें जो भी वर्क होंगे तो उनसे रिलेटेड रूल कौन बनाएगा? प्रेसिडेंट। ध्यान रखना इस मीटिंग को बुलाता प्रेसिडेंट है ना। इस मीटिंग में प्रेसिडेंट बोल भी सकता है ना, स्पीच दे सकता है, लेकिन इस मीटिंग का हेड कौन होता है ना? वो ध्यान रखना, जो लोकसभा का स्पीकर होता है ना, वो इस मीटिंग का हेड होता है। मीटिंग में जो वर्किंग होती है वो डिसाइड कौन करता है? प्रेसिडेंट। मीटिंग को बुलाता कौन है? एड्रेस कौन कर सकता है? प्रेसिडेंट। लेकिन उस मीटिंग में मीटिंग का हेड कौन होता है? लोकसभा का स्पीकर, है ना। लोकसभा का स्पीकर पहले पढ़ चुके, अब ध्यान रखो, कंफ्यूज नहीं हो ना, भूलो उस बात को एक बार के लिए, ठीक है। हो सकती है ज्वाइंट मीटिंग। अब देखो बात यह आती है, यह है लोकसभा। लोकसभा कितने ईयर्स के लिए? इतने ईयर्स के लिए इसका टेन्योर होता है ना। एक बार अगर लोकसभा का मेंबर कोई बनता है तो वो 5 साल के लिए बनता है, पीएम बनता है तो वो 5 साल के लिए बनता है ना। अब देखो बात यह आती है कि कोई पीएम है ना, वो ये कहता है कि 5 साल से पहले ही कि मेरे पास मेजोरिटी नहीं है, जितने मेंबर्स होने चाहिए उतने मेंबर्स नहीं है, ठीक है। तो वो क्या कहता है कि दोबारा से इलेक्शन करवाने हैं। 5 साल से पहले ही वो क्या चाहता है कि लोकसभा डिसॉल्व हो जाए, दोबारा से इलेक्शन हो। तो लोकसभा को डिसॉल्व कौन कर सकता है? वो भी कर सकता है प्रेसिडेंट, ठीक है। देखो राज्यसभा डिसॉल्व नहीं होती, पढ़ा था
राज्यसभा कभी भी डिसॉल्व नहीं होती, ये एक रेगुलर चलने वाला हाउस है ना। नोट्स में मैंने बताया था, इससे पहले वाले वीडियो में भी बताया था। राज्यसभा क्या करेगी, रेगुलर चलेगी, लेकिन लोकसभा क्या हो सकती है, 5 ईयर्स से पहले भी डिसॉल्व हो सकती है। अब उस डिसॉल्व करवाने के लिए जो भी प्रपोजल आएगा, देगा तो कौन वो प्रपोजल, किसको, प्रेसिडेंट को, क्योंकि आपको पता है पीएम है ना, अपॉइंटेड होता है। इस पीएम को अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट। और हमने पढ़ा क्या था कि अगर किसी पर्सन को कोई अपॉइंट करता है तो वो जो वर्क करता है वो किसके अंडर करेगा, प्रेसिडेंट के। या फिर ये कहता है कि नहीं, मैं अपनी गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर क्या कहता है कि मैं अपनी गवर्नमेंट ठीक तरीके से चलाने में, है ना, एबल नहीं हूँ, मैं सक्षम नहीं हूँ, मैं नहीं चला सकता इसको, तब भी वो क्या कहता है कि इस लोकसभा को क्या कर दिया जाए, भंग कर दिया जाए, डिसॉल्व कर दिया जाए, दोबारा से इलेक्शन होने चाहिए। तो इस प्रपोजल का जो नोटिस होता है, प्रपोजल तो देता है प्रेसिडेंट को पीएम, और वो जो घोषणा होती है, वो डिक्लेरेशन होता है, वो कौन करेगा, प्रेसिडेंट। देखो क्या लोकसभा 5 साल से पहले ही इंडिया की हिस्ट्री में कितनी बार ऐसा अभी तक हुआ है क्या कि लोकसभा 5 ईयर्स से पहले अपने टर्म, इससे पहले बिफोर टर्म से पहले ही क्या डिसॉल्व हुई है? तो अब तक 9 टाइम्स, कितनी बार, है ना। देखो सुन लो, क्या लोकसभा, अब इसका टर्म कितना, ये है ना, तो क्या इससे पहले डिसॉल्व हुई है? तो अब तक ध्यान रख लेना 9 टाइम्स। कितनी बार डिसॉल्व हो चुकी, 9 बार डिसॉल्व हो चुकी है ना। लास्ट टाइम 2002 में, है ना, डिसॉल्व हुई थी, किससे पहले, अपने टाइम से पहले, है ना, ध्यान रख, ठीक है ये चीज। लोकसभा अपने टर्म से पहले डिसॉल्व कितनी बार हो चुकी है, 9 टाइम। लास्ट टाइम कब हुई थी, 2002 में, है ना, ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी जी की गवर्नमेंट थी, है ना, उन्होंने ये कहा था, 6 महीने पहले उन्होंने इलेक्शन करवाए थे। 5 ईयर्स होने में कितना टाइम बाकी था, 6 मंथ। उससे पहले उन्होंने इलेक्शन, वो चाहते थे कि मैं भी इलेक्शन करवाना चाहता हूँ, है ना। तो ये 5 ईयर्स से पहले कितनी बार डिसॉल्व हो चुकी, 9 टाइम्स तक। देखो ये जो 1992 से लेके 1998 का टाइम था ना, इस टाइम में सबसे ज़्यादा बार लोकसभा अपने 5 ईयर्स के टर्म से पहले डिसॉल्व हुई थी। देखो लोकसभा का मिनिमम टर्म 13 डेज का भी रहा है ना, और 13 मंथ का भी रहा है। ये दोनों के दोनों इस टाइम पर वाजपेयी जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, है ना, वो कहते हैं पीएम थे। 13 दिनों तक भी वो पीएम रहे थे, 13 महीने तक भी उन्होंने गवर्नमेंट चलाई थी। ध्यान रखना, दोनों बार फिर ये क्या हुआ था, लोकसभा 5 ईयर्स से पहले डिसॉल्व हो गई थी। और अब ये बात ये है कि डिसॉल्व करता कौन है, प्रपोजल तो देता है पीएम, लेकिन डिसॉल्व कौन करता है, प्रेसिडेंट। अब देखो एक बात और, जब लोकसभा की पहली मीटिंग होती है, कौन सी मीटिंग, पहली मीटिंग कब होती है, मान लेते हैं इलेक्शन हुए, क्या हो गए, ठीक है, मेंबर सारे के सारे कितने ईयर्स के लिए आ गए, है ना, 5 ईयर्स के लिए इलेक्ट हो चुके हो। अब जो लोकसभा की बात किसकी चल रही है, लोकसभा की, है ना। अब इसकी जो फर्स्ट मीटिंग होगी ना, कौन सी मीटिंग, फर्स्ट मीटिंग में क्या होगा, देखो इस फर्स्ट मीटिंग को बुलाएगा कौन, जॉइंट मीटिंग की बात नहीं हो रही, लोकसभा की फर्स्ट मीटिंग कौन बुलाएगा, प्रेसिडेंट, है ना। इस फर्स्ट मीटिंग में स्पीच, पहली स्पीच किसकी होगी, प्रेसिडेंट की, है ना। आपके क्वेश्चन आएगा ना, तो 1 मार्क का क्वेश्चन 10th क्लास में ये आ सकता है कि लोकसभा की फर्स्ट मीटिंग को एड्रेस कौन करता है, तो फर्स्ट मीटिंग को एड्रेस करता है प्रेसिडेंट, है ना। फर्स्ट मीटिंग बुलाता कौन है, प्रेसिडेंट बुलाता है, ठीक है। अब देखो इसके बाद में एक बात और आती है, जब भी हमारी पार्लियामेंट के कितने सेशन होते हैं, 3 सेशन होते हैं, है ना। अभी अपनी पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है, मॉनसून सेशन, कितने सेशन, 3, है ना। कौन सा, विंटर, बजट, और तीसरा कौन सा, कितने सेशन, ये सेशन, है ना।
विंटर बजट और मॉनसून, देखो इनमें से केवल ये सेशन ऐसा है जो 2 पार्ट में होता है ना, ठीक है। सेशन कितने? 3, विंटर बजट और मॉनसून। देखो समर सेशन नहीं होता, मॉनसून सेशन होता है। गर्मियों के टाइम में क्या होता है, छुट्टियां चलती है, हॉलीडे चलता है इसमें। अब बात क्या आती है, ये बजट सेशन 2 पार्ट में होता है। अब इन तीनों सेशन की पहली मीटिंग होगी ना, लोकसभा की पहली मीटिंग होगी, उसको भी बुलाएगा प्रेसिडेंट। स्पीच कौन देगा? फर्स्ट मीटिंग में प्रेसिडेंट, है ना। अब बात आती है सेशंस की, मीटिंग की बात नहीं हो रही। मान लेते हैं विंटर सेशन, है ना, ये बात कर लेते हैं, ये नवंबर के आसपास चालू होता है, ज़्यादातर ये नवंबर एंड में चालू होता है ना। तो ये बात कर लेते हैं, नवंबर में विंटर सेशन बुला लिया, तो उसको बुलाया किसने, है ना, किसके नाम से उस मीटिंग को, उस सेशन को बुलाया जाता है? प्रेसिडेंट के नाम से। कि ये मीटिंग किसने रखी है, ये सेशन किसने बुलाया है? प्रेसिडेंट ने। तीनों सेशन जो है ना, तीनों की फर्स्ट मीटिंग होगी ना, उसको देखो पूरा का पूरा सेशन है ना, वो किसके नाम से बुलाया जाएगा? प्रेसिडेंट के नाम से। फर्स्ट मीटिंग होगी, फर्स्ट मीटिंग में स्पीच कौन देगा? प्रेसिडेंट देगा। अब देखो एक बात आती है, बुलाता तो प्रेसिडेंट है, लेकिन जैसे ही, है ना, ये तीनों सेशन है ना, उनको एंड कौन करता है? एंड करता है स्पीकर। कौन करता है? स्पीकर, है ना। बुलाता तो कौन है? प्रेसिडेंट, और एंड कौन करता है? स्पीकर। सेशंस कितने? 3, विंटर बजट और मॉनसून। क्लियर है? ये सर्दियों के टाइम में होता है, नवंबर के आसपास शुरू होता है। इसके खत्म होते ही जस्ट बाद में क्या होता है? बजट सेशन आता है। ये हमेशा पहले मार्च में होता था, आजकल इसको फरवरी में बुलाना शुरू कर दिया है। ये 2 पार्ट में होता है, ठीक है। मॉनसून सेशन जो अभी चल रहा है ना। अब ध्यान रखना, इनको, इन तीनों सेशंस को बुलाएगा कौन? प्रेसिडेंट, है ना। बुलाने के बाद में जो फर्स्ट मीटिंग होगी, इन तीनों सेशन की फर्स्ट मीटिंग होती है ना, वो ध्यान रखना जॉइंट मीटिंग होती है। क्या? ये जो फर्स्ट, इन तीनों हर सेशन की जो फर्स्ट मीटिंग होती है ना, वो जॉइंट मीटिंग होती है। उसमें जॉइंट मीटिंग कौन सी, हमने अभी अभी तो पढ़ा था। जॉइंट मीटिंग में क्या होगा? लोकसभा और राज्यसभा दोनों एक जगह बैठेगी, दोनों के मेंबर्स एक जगह बैठेंगे। तीनों सेशन की पहली मीटिंग क्या होगी? जॉइंट मीटिंग, है ना। उसको बुलाएगा कौन? प्रेसिडेंट। उस जॉइंट मीटिंग में स्पीच कौन देगा? प्रेसिडेंट। और ध्यान रखना, ये जो जॉइंट मीटिंग होती है, इन तीनों की फर्स्ट मीटिंग होती है, प्रेसिडेंट की स्पीच जो होती है वो हमेशा जो गवर्नमेंट होती है ना, कौन? प्रेसिडेंट की स्पीच कौन बनाता है? गवर्नमेंट बनाती है। प्रेसिडेंट की स्पीच कौन तैयार करता है? गवर्नमेंट तैयार करती है। प्रेसिडेंट की स्पीच में इन तीनों सेशन की हो चाहे लोकसभा की हो, उस जॉइंट मीटिंग की स्पीच है, उसमें क्या बताया जाता है? उसमें बताया जाता है, वो गवर्नमेंट बताती है कि उसकी प्लानिंग क्या है, वो क्या करना चाहती है, ठीक है। रिपीट करते हैं एक बार। लेजिस्लेटिव पावर्स, है ना, प्रेसिडेंट के। सेशन 3, है ना, कौन बुलाएगा? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट ने तीनों सेशंस की मीटिंग बुला ली। फर्स्ट मीटिंग क्या होगी? हर सेशन की फर्स्ट मीटिंग जॉइंट मीटिंग होती है, ठीक है। उस जॉइंट मीटिंग को बुलाता कौन है? प्रेसिडेंट। फर्स्ट मीटिंग जॉइंट, उसकी स्पीच कौन देगा? प्रेसिडेंट। लेकिन कभी भी सेशन होता है ना, उसको एंड प्रेसिडेंट नहीं करता। एंड कौन करता है? लोकसभा का स्पीकर। ध्यान रखना, लोकसभा का तो क्या होता है? स्पीकर। और राज्यसभा का क्या होता है? पता होगा, वाइस प्रेसिडेंट होता है। वो क्या होता है? वाइस प्रेसिडेंट उसका हेड होता है, राज्यसभा का, है ना। लोकसभा का तो स्पीकर हेड होता है ना। स्पीकर का इलेक्शन होता है, हमने पढ़ा था ना इस पावर्स ऑफ स्पीकर में, ठीक है। देखो इसके बाद बात आती है पावर ऑफ नॉमिनेशन। हमने ये चीज पहले भी पढ़ी है, दोबारा से फिर से पढ़ते हैं। देखो लोकसभा और राज्यसभा जब हमने पढ़ी थी ना, तब भी हमने पढ़ा था कि उनमें कुछ मेंबर्स होते हैं, वो नॉमिनेटेड होते हैं। ठीक है, पावर ऑफ नॉमिनेशन। देखिए पावर ऑफ नॉमिनेशन क्या होता है? लोकसभा, है ना, और राज्यसभा। आर्टिकल याद नहीं करने आपको, आर्टिकल आपके बुक में 10th की में दे नहीं रखे। देखो लोकसभा में तो 2%
और राज्यसभा में 12%। हमने जब लोकसभा और राज्यसभा के टोटल मेंबर्स देखे थे उनमें भी देखा था। ये मेंबर्स कौन होंगे? एंग्लो इंडियन। ये क्या एक कम्युनिटी होती है बताता हूं अभी। लोकसभा में कितने मेंबर्स नॉमिनेट कर सकता है? 2 मेंबर्स नॉमिनेट कर सकता है। कौन? प्रेसिडेंट। ठीक है, कितने मेंबर्स? 2 मेंबर्स। वो मेंबर्स कौन होने चाहिए? एंग्लो इंडियन। देखो एंग्लो इंडियन, इंग्लैंड और इंडिया। देखो उस पर्सन के फादर या मदर में से एक कौन होना चाहिए? एक तो होना चाहिए इंडिया का और एक होना चाहिए किसका? इंग्लैंड का। अगर ऐसा कोई पर्सन है तो देखो प्रेसिडेंट को ऐसा लगता है कि इस कम्युनिटी के कुछ लोग लोकसभा में होने चाहिए, तो वो क्या करता है? उनको नॉमिनेट कर सकता है। देखो बात है क्या है इसमें, मैं बता देता हूँ। जब अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना था ना, कब की बात है? 1946 की। इस टाइम पर अपना कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था। तो उस टाइम क्या हुआ था, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है ना, 16 से लेके इससे लेके 1947 तक इंग्लैंड ने इंडिया के ऊपर क्या किया था? कंट्रोल किया था। ठीक है, तो वो लोग यहाँ रहे इतने टाइम तक, तो उन्होंने क्या किया कि उन लोगों ने इंडियन से भी शादी करना शुरू कर दिया। अब उनके जो बच्चे हुए है ना, उनको क्या माना जाए? क्या इंडियन माना जाए या इंग्लैंड का सिटीजन माना जाए? तो उन लोगों ने क्या किया कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उस टाइम पर ये रूल बनवाया था कि इंग्लैंड और इंडिया के मदर फादर से अगर कोई बच्चा पैदा होता है, इंडिया में बर्थ होती है उसकी, तो उसके लिए उसको एक अलग कम्युनिटी माना जाए और उस कम्युनिटी से रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी बात है, वो लोकसभा में उठाई जा सके। तो उसके लिए क्या करना है? 2 मेंबर्स क्या कर सकते हैं? नॉमिनेट कर सकते हैं। ये नॉमिनेशन का पावर किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास। अगर बात ये आए कि प्रेसिडेंट टोटल कितने मेंबर्स नॉमिनेट कर सकता है? 12 + 2 14 मेंबर्स। ठीक है, अब देखो ये 12 मेंबर्स राज्यसभा के है ना, कौन कौन हो सकते हैं? देख इनका तो क्लियर हो गया कि एंग्लो इंडियन होंगे, जिनके मदर फादर में से, मम्मी पापा में से एक क्या होगा? एक इंग्लैंड का होगा, एक इंडिया का होगा। लेकिन ये राज्यसभा में कौन कौन हो सकता है? देखो आर्ट, देखो कुछ फील्ड है उनसे रिलेटेड स्पेशलिस्ट होने चाहिए। प्रेसिडेंट की नज़र में प्रेसिडेंट को ऐसा लगता है कि ये बहुत नॉलेजेबल पर्सन है, वेल नोन पर्सन है। किसका? आर्ट है ना, कल्चर, आर्ट कल्चर साइंस है ना, स्पोर्ट्स, इससे रिलेटेड। इसके बाद में सोशल सर्विस, आर्ट कल्चर साइंस स्पोर्ट्स सोशल सर्विस। देखो इसके अलावा है लिटरेचर और सिनेमा। ठीक है, ये मेंबर्स कौन से मेंबर्स? जो 12 मेंबर्स हैं है ना, वो क्या हो, कौन कौन हो सकते हैं? प्रेसिडेंट नॉमिनेट कर सकता है राज्यसभा में, है ना। हमने पढ़ा था राज्यसभा, जब पढ़ा था तो उस टाइम हमने देखा था राज्यसभा को बनाया किस लिए गया है, ताकि इसमें 5 इयर्स एज भी ज़्यादा रखी है लोकसभा से, ताकि जो एक्सपीरियंस पर्सन है ना, उनका जो एक्सपीरियंस है उसका प्रॉफिट मिल सके हमें। तो राज्यसभा में आर्ट कल्चर साइंस स्पोर्ट्स, देखो कल्चर की जगह आप सोशल सर्विस ही रहने दो, है ना, कल्चर कंफ्यूज हो जाओगे। आर्ट साइंस स्पोर्ट्स सोशल सर्विसेज, लिटरेचर हो गया, सिनेमा हो गया, ये भी जरूरी नहीं। इसके अलावा जर्नलिज्म है ना, जो पत्रकार होते हैं न्यूज़ वगैरह से रिपोर्टिंग करते हैं, वो इंडिया की पूरी कंट्री में जितने भी वेल नोन पर्सन हो, चाहे किसी से भी हो। देखो मान लो एक पर्सन है ना, वो जज एक किसी सबऑर्डिनेट कोर्ट में जज नहीं बन सका, है ना, लेकिन उसने बहुत टाइम तक क्या किया, एडवोकेट रहा है। वो इसमें तो नहीं लिखा उसका नाम उस फील्ड का, लेकिन उस पर्सन को भी क्या कर सकता है, नॉमिनेट कर सकता है। कौन? प्रेसिडेंट। देखो आर्ट से रिलेटेड है ना, कोई एक्टर हो सकता है ना, बहुत अच्छी पेंटिंग वगैरह करता है, तो उसको राज्यसभा में क्या कर सकते हैं, नॉमिनेट कर सकते हैं। जैसे M.F. हुसैन नाम के एक पर्सन थे, उनको किया था। साइंस से रिलेटेड है ना, जो वेल नोन साइंटिस्ट होते हैं उनको ऑनर देने के लिए है ना, क्या करते हैं, लोकसभा में, उसमें राज्यसभा में क्या कर सकते हैं, नॉमिनेट कर सकते हैं। स्पोर्ट्स से रिलेटेड सचिन तेंदुलकर को राज्यसभा में नॉमिनेट किया हुआ है। ठीक है। सोशल सर्विस,
सोशल एक्टिविस्ट होते हैं ना, जो इंडिया के जो कॉमन प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सुधारने की कोशिश करते हैं, है ना, सोशल सर्विस करते हैं, उनको भी, उन पर्सन्स को भी क्या होता है, ऑनर देने के लिए, रेस्पेक्ट देने के लिए राज्यसभा में नॉमिनेट किया जा सकता है। लिटरेचर, कोई बहुत अच्छा राइटर है, पोएट्री बहुत अच्छी करता है, स्टोरी बहुत अच्छा लिखता है, काफ़ी एज है उसकी, तो उसको भी क्या कर सकते हैं, नॉमिनेट कर सकते हैं। सिनेमा, है ना, रेखा और जया प्रदा दोनों लास्ट टाइम नॉमिनेट की गई थी, है ना, किसमें, राज्यसभा में। किसने किया था, प्रेसिडेंट ने किया था, है ना। अभी एस स्वामी, सुब्रमण्यम स्वामी, है ना, इनको नॉमिनेट किया है, किससे, सोशल सर्विस के सेक्टर से, है ना, लास्ट। ठीक है, बात क्लियर है क्या कि क्या लोकसभा और राज्यसभा में इलेक्टेड मेंबर्स के अलावा नॉमिनेट मेंबर्स भी होते हैं? हाँ होते हैं। तो उन मेंबर्स को नॉमिनेट कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है। ठीक है, प्रेसिडेंट कितने मेंबर्स, लोकसभा में 2, राज्यसभा में 12। अगर बात है टोटल कितने मेंबर्स, पार्लियामेंट में कितने मेंबर्स नॉमिनेट करता है, 14। अब देखो एक बात ध्यान रखना, प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है उसमें ये जो नॉमिनेटेड पर्सन होते हैं वो कभी भी पार्ट नहीं लेते हैं। देखो पार्ट क्यों नहीं लेते, इन मेंबर्स को नॉमिनेट ही कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है, इसलिए ये लोग उसमें पार्ट नहीं लेते हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, यूज ऑफ वीटो पावर। वीटो पावर क्या होता है, पहले तो सुन लो कि प्रेसिडेंट के पास कोई मोस्ट इंपॉर्टेंट पावर है, वो है वीटो पावर। देखो ये क्या होता है, वैसे तो वीटो पावर की मीनिंग होती है एब्सोल्यूट, हाईएस्ट। हाईएस्ट पावर है ना, एब्सोल्यूट, इससे बड़ा कोई पावर ही नहीं हो, है ना। तो वो पावर है क्या प्रेसिडेंट के पास। देखो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो डायरेक्ट वे में तो प्रेसिडेंट को ऐसा कोई भी पावर नहीं देता, लेकिन इनडायरेक्ट वे में प्रेसिडेंट के पास ये पावर है। देखो पहली बात तो वीटो पावर होता क्या है, वीटो पावर वो पावर होता है जिसके बारे में कोई क्वेश्चन नहीं किया जा सकता, है ना। वीटो कर दिया मीनिंग उसने अपने जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट हाईएस्ट पावर है उस पोस्ट के ऊपर होने की वजह से उस पावर को यूज कर लिया है, उसके ऊपर ना तो कोई डिबेट होगी ना उससे कोई क्वेश्चन आंसर पूछा जाएगा। ठीक है, इंडिया का जो प्रेसिडेंट है क्या उसके पास वीटो पावर है, तो देखो कॉन्स्टिट्यूशन तो ऐसा कोई पावर नहीं देता, लेकिन सिचुएशन ऐसी बनाई हुई है कि वो वीटो पावर यूज कर सकता है। तो ये इंडिया का प्रेसिडेंट है वो तो नहीं यूज कर सकता, लेकिन क्या दूसरी कंट्री के प्रेसिडेंट के पास है, तो हाँ यूएसए के प्रेसिडेंट के पास भी है, जो फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं उनके पास भी है, चाइना का प्रेसिडेंट है उनके पास भी है। देखो वीटो पावर किस फील्ड में यूज किया जा सकता है, इंडिया में केवल और केवल लॉ मेकिंग, रूल बना रही है लोकसभा और राज्यसभा, तो केवल उस फील्ड में वीटो पावर यूज कर सकता है कौन, प्रेसिडेंट। ठीक है, क्या है वीटो पावर, कैसे यूज कर सकता है, आपको पता है अपनी जो पार्लियामेंट है वो क्या करती है, उसके दोनों हाउस लोकसभा और राज्यसभा इन्होंने क्या किया, कोई रूल बनाया, तो हमें पता है वो रूल कब तक लॉ नहीं बनेगा, जब तक उसके ऊपर किसके साइन नहीं होंगे, प्रेसिडेंट के। अब उस रूल को मान लेते हैं लोकसभा ने पास किया, राज्यसभा ने पास किया, प्रेसिडेंट के पास भेज दिया। अब देखो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना उसमें टाइम पीरियड नहीं लिखा हुआ है कहीं पर भी कि इसे ये जो यहाँ से बिल पास होके गया है इस बिल को इतने टाइम में प्रेसिडेंट को सिग्नेचर करने ही चाहिए, पहली बात तो ये। दूसरी बात, प्रेसिडेंट को एक पावर दिया हुआ है, वो क्या कर सकता है, प्रेसिडेंट उस बिल को क्या कर सकता है, उस बिल को वापस लौटा सकता है, रिटर्न कर सकता है। रिटर्न कर सकता है किसके साथ, सजेशंस के साथ। वो क्या दे सकता है, सजेशन कि आपको इस बिल में ये और डिबेट होनी चाहिए, ये चेंज होना चाहिए, वो क्या दे सकता है, सजेशन। किसको, पार्लियामेंट को। तो मान लेते हैं ये बिल लोकसभा और राज्यसभा से पास होकर प्रेसिडेंट के पास गया है ना, ऐसा मान लेते हैं कि ये इंडिया की डिफेंस सर्विसेज से, मिलिट्री से रिलेटेड, आर्मी से रिलेटेड कोई बिल है। प्रेसिडेंट को लगता है कि इस बिल में कुछ कमियां हैं, वो क्या करेगा,
रिटर्न कर देगा। क्या करेगा? रिटर्न कर देगा। क्या? कुछ सजेशन दे देगा, है ना, कि आप इस बिल में ये चेंज करो। ठीक है, पहली बात तो ये आती है कि लोकसभा में जो मेजोरिटी वाली गवर्नमेंट होती है, ज़्यादातर होता क्या है, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वो ही वोट करती है और इसी का कैंडिडेट क्या होता है, प्रेसिडेंट बनता है। भाई मेजोरिटी होगी, ज़्यादा वोट इसके पास होंगे तो वही तो प्रेसिडेंट को जिताएगी ना। भाई जिस पार्टी के पास ज़्यादा मेंबर्स हैं वो ज़्यादा वोट देगी, अपना कैंडिडेट क्या करेगी, इलेक्शन में प्रेसिडेंट बना लेगी। तो ये प्रेसिडेंट ज़्यादातर होता क्या है, लोकसभा से पास हुआ बिल पास कर देता है। लेकिन हो सकता है कि फिर भी ये नहीं करे, क्योंकि प्रेसिडेंट, देखो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को सुरक्षित रखने का, सेफ रखने का वर्क किसका है, प्रेसिडेंट और सुप्रीम कोर्ट का, है ना। तो गार्ड कौन है अपनी इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें कोई भी गलत काम नहीं हो, गलत रूल नहीं बने, कोई गलत रॉन्ग वे से बिल पास नहीं हो, तो इसका पावर किसके पास है, ये वर्क किसके पास, प्रेसिडेंट के पास। तो क्या करता है, इस बिल को क्या करेगा, ये वापस रिटर्न कर देगा, सजेशंस दे देगा। अब देखो इन दोनों के पास क्या पावर है, पार्लियामेंट के पास हो सकता है इस रूल को, सजेशंस को मान ले, हो सकता है ये नहीं माने और ये वापस रिटर्न कर दे किसके पास, प्रेसिडेंट के पास। तब प्रेसिडेंट को क्या करना पड़ेगा, सिग्नेचर करने ही पड़ेंगे। लेकिन बात हम क्या कर रहे हैं, वीटो पावर की। अब वीटो पावर ये है, कहीं पर भी टाइम पीरियड नहीं लिखा हुआ है। क्या नहीं लिखा हुआ है, कि इतने टाइम में आप किसी भी बिल के ऊपर सिग्नेचर करने ही करने हैं। क्लियर है क्या चीज। तो देखा जाए तो एक तरह से वीटो ही है, वो सिग्नेचर करने से, देखो इसको जेबी वीटो भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, हिंदी में बोलते हैं जेबी वीटो, हिंदी में नाम दिया हुआ है इसको जेबी वीटो। क्या है नाम इसका, देखो ना तो वो मना कर रहा है कि मैं साइन नहीं करूंगा, मना तो कर ही नहीं सकता, वन ना वो रिटर्न कर रहा है, उसने क्या करनी है, अपने जेब में रख लिया और रख के भूल गया, टाइम तो दिया हुआ ही नहीं है ना। तो ये क्या, ये पार्लियामेंट इसके ऊपर प्रेशर डाल सकती है क्या, कि आप इतने टाइम में सिग्नेचर करके दो, नहीं करे तो नहीं करे। भाई ये कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही तो वर्क करेंगे ना, ये भी दोनों हाउस भी। तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कोई ऐसी टाइम पीरियड है, थोड़ा सा टाइम पीरियड दिया हुआ ही नहीं है। तो उसने क्या किया, एक देखो सिचुएशन बनती है ये, तो क्या कर लिया, प्रेसिडेंट ने जेब में रख लिया कि मैं इस पे साइन कर दूंगा, लेकिन वो मना भी नहीं कर रहा और ना टाइम बता रहा है कि मैं इतने टाइम में कर दूंगा। तो एक तरह से देखा जाए तो वीटो पावर ही है, सिग्नेचर नहीं कर रहा है ना। दोनों पार्लियामेंट की दोनों हाउस कह रहे हैं कि सिग्नेचर कर दो, प्रेसिडेंट क्या कहता है, कर दूंगा, लेकिन कर नहीं रहा, मना ही कर रहा है एक तरह से, है ना, नो ही कह रहा है वो कि अभी नहीं करूंगा, है ना। जब उसकी इच्छा होगी तब करेगा, तो वीटो ही है ना एक तरह से। तो वीटो पावर इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन क्या इंडिया के प्रेसिडेंट को वीटो पावर देता है, डायरेक्ट वे में नहीं देता। डायरेक्ट वे में तो उसके पास फाउंडेशन ये है कि वो या तो उस बिल को रिटर्न कर दे या उसके ऊपर सिग्नेचर कर दे, लेकिन वीटो इनडायरेक्ट वे में दिया हुआ है, टाइम पीरियड नहीं है। लेकिन यूएसए का प्रेसिडेंट हो गया, चाइना का प्रेसिडेंट हो गया, वो सीधा ही मना कर देता है कि मैं इस क्या होगा, इस बिल के ऊपर सिग्नेचर नहीं करूंगा। अब देखो ऐसी क्या जरूरत हो गई जो यूएसए के प्रेसिडेंट को ये पावर दिया गया। तो हमने पढ़ा था कि यूएसए का जो एग्जीक्यूटिव है ना, उसके दो पार्ट होते हैं वर्क करने वाले। तो ये जो यूएसए का प्रेसिडेंट है ना, क्या इंडिया का प्रेसिडेंट होता है, उसमें कॉमन पीपल सिटीजन होते हैं क्या, वोट देते हैं क्या, नहीं देते। लोकसभा, राज्यसभा और स्टेट असेंबली के वर्कर्स ही तो, मेंबर्स ही तो वोट देते हैं। लेकिन यूएसए के प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है वो डायरेक्ट होता है। तो यूएसए का प्रेसिडेंट तो अलग इलेक्शन जीत के आता है, और वहाँ की जो कैबिनेट होती है ना, क्या कैबिनेट, वो कैबिनेट अलग इलेक्शन जीत के आती है। तो देखा जाए तो ये भी जनता नहीं बनाए हैं, है ना, सिटीजन नहीं, और ये भी। तो इन दोनों के बीच में क्या होता है, टकराव होता है, अलग अलग पावर से इनके पास, इसलिए इनको इसको क्या दिया हुआ है, वीटो पावर। ये मनमानी नहीं करे कैबिनेट, है ना, और ये भी मनमानी नहीं कर सकता, सजेशन तो ये भी दे सकता है उसमें, लेकिन इसके सजेशन कैबिनेट माने नहीं माने। इसलिए यूएसए के प्रेसिडेंट को सीधा वीटो पावर दिया हुआ है, एब्सोल्यूट वीटो पावर, हाईएस्ट वीटो पावर केवल यूएसए और चाइना के प्रेसिडेंट के पास ही है। इंडिया का प्रेसिडेंट जो होता है वो डायरेक्ट वीटो कभी यूज नहीं करता, ठीक है। देखो अब इसके बाद में क्या आता है, 5 पावर पढ़ लिए हमने। कितने पावर पढ़ लिए प्रेसिडेंट के,
जनरल पावर्स में 5। अब आता है इशूइंग ऑर्डिनेंस। देखो ऑर्डिनेंस क्या होता है, हमने अभी क्या पढ़ा, कितने सेशंस, 3, ठीक है। अब बात ये आती है, अगर हमें कोई बिल लाना है, लॉ बनाना है, तो पहले बिल लाना पड़ेगा। कहाँ? लोकसभा और राज्यसभा में। फिर वहाँ से किसके पास जाएगा? प्रेसिडेंट के पास। किसके पास जाएगा? प्रेसिडेंट के पास। अब देखो बात ये आती है, अब एक बात ध्यान रखना, ऐसा जरूरी नहीं है कि लोकसभा और राज्यसभा का जो सेशन चल रहा है वो एक साथ ही चले, है ना। एक दिन आगे पीछे, 2 दिन आगे पीछे हो सकता है। बात ये है इशूइंग ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस क्या होता है? ये भी एक टाइप का लॉ ही होता है ना, लेकिन इसके पास कुछ स्पेशल कंडीशन में ही ये लाया जाता है। देखो होता क्या है, ना तो लोकसभा का सेशन चल रहा है ना राज्यसभा का सेशन चल रहा है, दोनों की मीटिंग नहीं चल रही है ना, दोनों के ही सेशन किसके नहीं चल रहे? ना तो लोकसभा का चल रहा है ना राज्यसभा का चल रहा है। अब देखो गवर्नमेंट है ना, कौन? गवर्नमेंट। वो क्या चाहती है? कोई रूल बनाना है, उसको अर्जेंट है, अभी बनाना पड़ेगा ये तो अब देखो उस रूल को बनाने के लिए तो प्रोसेस तो वही है कि पहले लोकसभा या राज्यसभा में पास करवाओ और फिर प्रेसिडेंट सिग्नेचर करके दे उसके ऊपर। अब प्रॉब्लम ये हो गई कि ना तो लोकसभा का सेशन चल रहा है और ना राज्यसभा का सेशन चल रहा है, तो अब क्या करें? क्या ऐसे मान लो इमरजेंसी आ गई। एक सिचुएशन देखते हैं जो प्रेजेंट टाइम में चल रही है। अभी कोरोना पेंडेमिक चल रहा है, तो इस कोरोना से रिलेटेड इमरजेंसी लानी है। देखो कोई इमरजेंसी में रूल बनाना है ना, और वो पूरी की पूरी कंट्री के लिए चाहिए, तो क्या गवर्नमेंट उसको बना सकती है क्या डायरेक्ट? प्रेसिडेंट की सिग्नेचर तो चाहिए, और प्रेसिडेंट के सिग्नेचर कब चाहिए? प्रेसिडेंट सिग्नेचर तो तब करेगा जब दोनों के दोनों हाउस उसको पास कर दें बिल को। क्या पॉसिबल है क्या कि दोनों हाउस पास नहीं करे उस बिल को, लेकिन फिर भी उस बिल को क्या कर दे? लॉ बना ले, रूल बना ले? तो ये वो सिचुएशन है। ऑर्डिनेंस क्या होता है? लॉ ही होता है। ये एक तरह से देखा जाए बिल ही होता है। देखो जब तक रूल नहीं बनता तब तक बिल बन जाएगा, जब तक क्या हो जाएगा? लॉ। तब हम क्या करते हैं? ये इस सिचुएशन का सॉल्यूशन क्या है? वो है ऑर्डिनेंस, है ना। क्लियर है कि ये चीज? ना तो लोकसभा से पास करवाया ना राज्यसभा से, सीधा प्रेसिडेंट के पास गए। लेकिन कब? किसी सिचुएशन में जब इन दोनों के सेशन नहीं चल रहे हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि सेशन तो चल रहा है, संडे की छुट्टी है, संडे के दिन लेके चले गए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। सेशन ही नहीं चल रहा है, आज की आज ही, अभी के अभी हमें एक रूल बनाना है। लोकसभा का सेशन बुलाओ, राज्यसभा का सेशन बुलाओ, तब पहली मीटिंग होगी, उसमें फिर प्रेसिडेंट स्पीच देगा, फिर पहली मीटिंग होगी वो क्या होगी? एडजर्न हो जाएगी, उस दिन के लिए एंड कर देंगे, फिर अगले दिन मीटिंग होगी, फिर उसमें दोबारा पहले लोकसभा में उसके ऊपर डिबेट करवाओ, फिर वोटिंग होगी, फिर राज्यसभा में डिबेट करवाओ, वोटिंग होगी, फिर प्रेसिडेंट के पास जाएगा, फिर वो सिग्नेचर करेगा। इतनी प्रोसेस पॉसिबल है क्या इमरजेंसी में? तब हम क्या करते हैं, ये पावर दिया हुआ है किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को, है ना। स्टेट गवर्नमेंट भी ला सकती है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट अपने स्टेट के लिए ही ला सकती है वो ऑर्डिनेंस, है ना। क्या ये ऑर्डिनेंस बिल होता है? हाँ होता है। क्या ये लॉ होता है? होता है, क्योंकि इसके ऊपर सिग्नेचर किसके हैं? प्रेसिडेंट के हैं। अब ये कब तक वैलिड, कब तक है ये वैलिड? कब तक है? अप टू 6 वीक्स। कब से? देखो मान लेते हैं 1 सितंबर, ये है डेट, ठीक है ना। इस 1 सितंबर को ऑर्डिनेंस लेके आ गए, है ना। अभी क्या नहीं चल रही? सेशन नहीं चल रहा, इसलिए ऑर्डिनेंस ले आए, ठीक है। अब क्या करना पड़ेगा? प्रेसिडेंट के पास वो ऑर्डिनेंस गया है। ऑर्डिनेंस बनाती कौन है? गवर्नमेंट। कौन सी? सेंट्रल गवर्नमेंट। प्रेसिडेंट के पावर पड़ रहे हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड ही होगा। बना लिया उसने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने दे दिया किसको? प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट ने सिग्नेचर कर दिए, तो क्या वो हमेशा के लिए लॉ बन जाएगा? क्या नहीं बनेगा, क्योंकि उसने प्रोसेस तो फॉलो ही नहीं की। तो कब तक अब वैलिड रहेगा? वैलिड रहेगा 6 वीक तक। लेकिन किस दिन से? टिल फर्स्ट मीटिंग ऑफ क्या? पार्लियामेंट।
ठीक है। किसकी फर्स्ट मीटिंग कब तक? 6 वीक तक। कब से? देखो 1 सितंबर को क्या बनाया हमने? ऑर्डिनेंस बन गया। किसने सिग्नेचर कर दिए? प्रेसिडेंट ने। तो रूल बन गया है ना, लॉ बन गया। अब जो भी उससे रिलेटेड वो जिस सेक्टर को इफेक्ट करता है उस सेक्टर में वर्क होंगे वो कौन करेगा? इस रूल के अकॉर्डिंग होंगे जो ऑर्डिनेंस आया है ना। अब क्या ये हमेशा के लिए बनेगा? नहीं बनेगा। लेकिन 1 सितंबर के बाद में ऐसा हो सकता है, जैसे मान लेते हैं कि डेट आ गई क्या 20 सितंबर, इस डेट को क्या हो गया? पार्लियामेंट की मीटिंग शुरू हो गई, ठीक है, हो गई। तो इस 20 सितंबर 20 सितंबर से जो 6 वीक होंगे ना, नेक्स्ट 6 वीक, तब तक ये वैलिड रहेगा, है ना। अब एक दूसरी सिचुएशन आती है, क्या इस बिल को परमानेंट लॉ बनाया जा सकता है? बिल्कुल बनाया जा सकता है। इसी ऑर्डिनेंस को यहाँ से पास करवा दो। कहाँ से? पार्लियामेंट से पास करवा दो। तब ये क्या बन जाएगा? हमेशा के लिए जैसा नॉर्मल लॉ होता है वैसा। अब बात ये आती है कि स्पेशल कंडीशन में बना है, तो क्या इसके पास कुछ स्पेशल पावर है क्या? स्पेशल पावर ऑर्डिनेंस में कुछ भी नहीं होता, है ना। ऑर्डिनेंस के पास, ऑर्डिनेंस की मीनिंग ही यही है, कोई भी स्पेशल पावर इसके पास नहीं होता। लेकिन ये होता क्या है? बिल्कुल जो हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन में लॉ बनते हैं वैसे का वैसा लॉ होता है ये, है ना। लेकिन बनता स्पेशल सिचुएशन में है। इसको परमानेंट लॉ भी बना सकते हैं, लेकिन अगर लोकसभा और राज्यसभा दोनों चाहती हैं कि इसको परमानेंट नहीं बनाते, हम इसको ऑर्डिनेंस ही रहने देते हैं, तो 6 वीक है ना, इससे ज़्यादा भी इसकी टाइमिंग बढ़ा सकती है। क्लियर है? देखो ज़्यादातर होता क्या है, गवर्नमेंट क्या करती है, उसको ऐसा लगता है कि कोई टॉपिक ऐसा है कि इसके ऊपर अगर रूल बनाएंगे तो क्या होगा, वो लोकसभा में भी पास नहीं होगा, राज्यसभा में भी नहीं होगा। या उसको लगता है कि मैं लोकसभा से तो पास करवा लेंगे लेकिन राज्यसभा से पास नहीं करवा पाएंगे। तब वो क्या करते हैं? ऑर्डिनेंस लाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में तो इसको इसलिए जगह दी हुई है कि इमरजेंसी सिचुएशन हो जाए सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, वो ये पूरी प्रोसेस फॉलो नहीं कर पाए, तब क्या कर ले? ऑर्डिनेंस ले आए। ऑर्डिनेंस की मीनिंग लॉ ही होता है, बिल ही होता है एक तरह का। सिग्नेचर इसके ऊपर भी प्रेसिडेंट के ही होते हैं। बना था इसको भी कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट ही लिखती है। इसके अंदर के जो भी पूरे के पूरे जो डेफिनेशन है इससे रिलेटेड इसकी डिटेल है वो। लेकिन ये ऑर्डिनेंस अब गवर्नमेंट क्या कैसे यूज करती है इसको? अब गवर्नमेंट इसलिए यूज करना शुरू कर दिया इसको, जैसे मान लेते हैं कि आज के दिन लोकसभा और राज्यसभा दोनों के जो सेशन है वो एंड हो गए। अब 3 महीने बाद में क्या होगा? वो सेशन आएंगे, वापस से शुरू होंगे। तो ये क्या करती है गवर्नमेंट? उसको पता है मैं लोकसभा में उसके पास मेजोरिटी है, वो पास करवा लेगी, लेकिन राज्यसभा के में तो क्या होगा? पास नहीं करवा पाएगी। तब वो क्या करती है? इस सिचुएशन का फायदा उठाती है, 3 महीने के लिए वो ऑर्डिनेंस ले आती है, ठीक है। अब देखो, एक है फाइनेंशियल पावर। ऑर्डिनेंस क्लियर है? देखो ऑर्डिनेंस हो गया, प्रेसिडेंट का हो गया, जिस पर्सन के लॉ मेकिंग लोकसभा राज्यसभा क्लियर है उसी का क्लियर होगा, नहीं समझ में नहीं आएगा नहीं तो। देखो फाइनेंशियल, क्या फाइनेंस से रिलेटेड पावर्स है क्या? तो देखो फाइनेंस से रिलेटेड पावर्स प्रेसिडेंट के पास है, तो बिल्कुल है। आर्टिकल 113 और आर्टिकल 117 याद नहीं रखने, समझना है सिर्फ, है ना। ये आर्टिकल है ना, ये क्या बताते हैं कि इंडियन यूनियन की जितनी भी मनी है ना, बजट में जिसके बारे में बताया हुआ है उसके ऊपर कंट्रोल कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेगा, है ना। तो देखो बजट है, आपको पता है बजट पास होता है, मैंने बताया था बजट सेशन, उसके ऊपर भी सिग्नेचर किसके होते हैं? प्रेसिडेंट के ही सिग्नेचर होते हैं, ठीक है। इनकम है ना, कितनी इनकम होगी, क्या एक्सपेंडिचर होगा, क्या खर्च किया जाएगा, उसके ऊपर कंट्रोल कौन करता है? प्रेसिडेंट। कौन कौन से आर्टिकल के अंडर? आर्टिकल 113 और आर्टिकल 117। और किसके थ्रू कंट्रोल करता है? लोकसभा और राज्यसभा के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट क्लास
इमरजेंसी पढ़ेंगे, ठीक है।